गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, जिसमें हमने देखा था कि मुख्य रूप से दो सोर्स होते हैं सेकेंडरी डेटा को प्राप्त करने के, पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स। तो पब्लिश सोर्स जो प्रकाशित कर दिए जाती हैं डेटा को, तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को देखा था। बहुत सी संस्थाएं हैं वो उनके द्वारा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च स्कॉलर और भी जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, तो उनके द्वारा जो प्रकाशित आंकड़े होते हैं उनको हम लोगों ने समझा था अच्छे से। और जो रिसर्च स्कॉलर या कोई भी संस्था जो रिसर्च तो करती है या इन्वेस्टिगेशन तो करती है, लेकिन अपना डेटा को पब्लिश नहीं कराती, तो उस केज डेटा को हम लोगों ने बात की थी कि वो अनपब्लिश डेटा होता है, तो उसको भी हमने अच्छे से जाना था। आज हम सेकेंडरी डेटा को प्रदान करने वाले ऐसे ही दो अन्य सोर्सों के बारे में समझेंगे, जिनमें हमारा पहला है सेंसस ऑफ इंडिया और दूसरा है NSSO, यानी इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास को हम शुरू करें। हमारा सेंसस ऑफ इंडिया, इट इज ए डेसिनियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये 10 वर्षीय प्रकाशन है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत सरकार है वो हर 10 वर्ष के बाद क्या करती है, सेंसस का, जनगणना का प्रकाशन करती है। उन्हें उसको पहले तो उसकी गणना की जाती है और उसके बाद में जो भी डेटा प्राप्त होता है उसको प्रकाशित कर दिया जाता है। तो यानी जो सेंसस होती है, जनगणना होती है भारत में, वो हर 10 वर्ष में होती है और उसको प्रकाशित किया जाता है। इट इज पब्लिश्ड बाई रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन इंडिया, यानी इसको प्रकाशित किया जाता है जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन है हमारे देश के, भारत के, तो उनके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। इट इज ए वेरी कंप्रहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये जो आपका द्वितीयक डेटा है उसका बहुत ही व्यापक स्रोत है आपका जनगणना या सेंसस। इट रिलेटेड टू पॉपुलेशन साइज एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक चेंज इन इंडिया। ये क्या किस चीज़ से संबंधित होता है? रिलेटेड होता है पॉपुलेशन साइज से, यानी हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन, उसका आकार कितना है, किस राज्य में कितनी जनसंख्या, किस संबंधित क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, उसके बारे में होती है जानकारी। और उसके साथ साथ वेरियस जो आपके एस्पेक्ट हैं ऑफ डेमोग्राफिक चेंज, यानी जो जननांकिकी है। जननांकिकी का मतलब होता है जो मानव से संबंधित अध्ययन करती है ब्रांच आपकी नॉलेज की, ज्ञान की, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? डेमोग्राफी नाम देते हैं। और उससे संबंधित जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं उसमें हम शामिल करते हैं डेथ रेट, बर्थ रेट, डेंसिटी, आपका जो भी सेक्स रेशियो, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो उनसे रिलेटेड चीज़ों को ये क्या करती है, बताती है, यानी उसमें प्रकाशित होता है। जब भी ये सेंसस ऑफ इंडिया प्रकाशित होती है तो इनकी जानकारी रहती है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ कब से जनसंख्या जो जनगणना हो रही है, तो उसकी बात करते हैं। द सेंसस इज बीइंग रेगुलरली कंडक्ट एवरी 10 ईयर सिंस 1881, यानी हमारे यहाँ कब से लगातार 10 वर्ष के बाद, मतलब हर 10 वर्ष में जनसंख्या की जो है जनगणना की जा रही है। तो वो कब से की जा रही है? 1881 से की जा रही है। हर 10 वर्ष के बाद आपकी जनगणना, यानी हमारे देश में जनगणना की जाती है कि कितने व्यक्ति हो गए हैं। और अब बात करते हैं कि क्या ये जो 1881 में हुई जनगणना है, तो ये पहली जनगणना थी भारत की? नहीं, उससे पहले भी जनगणना हुई थी। वो हुई थी 1872 में, लेकिन वो नियमित जनगणना नहीं थी। इसलिए हमारी जो नियमित जनगणना शुरू होती है वो कब से होती है? 1881 से, और उसके हर 10 वर्ष बाद आपकी जनगणना, मतलब हमारे देश में मानव जो जनगणना है वो की जाती है। द फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड इन 1951, यानी हमारे देश में जो पहली स्वतंत्रता के बाद जनगणना की गई वो कब की गई है? 1951 में। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो पहली जनगणना है हमारी वो कब थी की गई है? 1951 में की गई है। और
अभी तक जो मतलब रिसेंट की जनगणना है वो कब की गई है, 2011 में। एंड द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ इंडिया वाज परफॉर्मेड इन 2011। 2011 में जो हमारी अभी भी रिसेंट की जनगणना है, क्योंकि अभी जो अगली जनगणना होनी है वो कब होनी है, 2021 में होनी है। क्यों? क्योंकि 2011 में के बाद से 10 साल और हम उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 2021 हो जाएगा। तो 2021 में हमारी अगली जनगणना होगी। तो हमारे यहाँ अभी तक कितनी सेंसस हो गई हैं इसकी बात करते हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ 15 सेंसस हो गई हैं। और अगर स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता की बात से कौन सी जनगणना है, तो अभी तक हमारे यहाँ टोटल जो स्वतंत्रता की बात से जनगणना हुई वो 7 हैं। और अब हमारे यहाँ कौन सी जनगणना होगी, 8वीं जनगणना होगी स्वतंत्रता की बात से। और वैसे देखी जाए तो 16वीं जनगणना होगी, वो कब होगी, 2021 में होगी। अब हम बात करते हैं कि जो इसके एस्पेक्ट हैं उसके कि ये जो डेमोग्राफिक चेंजेज और पॉपुलेशन साइज के बारे में बात करती है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें ग्रोथ रेट के बारे में कि जनसंख्या की ग्रोथ रेट बढ़ रही है कम हो रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो भी डेटा पब्लिश होता है। इसके साथ साइज कि हमारे यहाँ कितनी आकार हो गया है मानव जनसंख्या का। आपको पता हो कि विश्व में हम जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे हैं। पहला नंबर आपको पता है चीन का है और दूसरे नंबर हमारे देश का है। इसके साथ ही साथ इसमें ग्रोथ साइज और साथ ही साथ देखा जाता है कि डेंसिटी कितनी है, यानी हमारे यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या निवास करती है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर की अगर बात करें तो उसमें कितने लोग रहती हैं, वो भी इसमें डेटा दिया जाता है। जब भी जनगणना होती है, हर जनगणना में अलग अलग आता है क्योंकि चेंज होती रहती है जनगणना से आपकी पॉपुलेशन। तो जनगणना में जो भी डेटा आएगा वो चेंज ही आएगा। इसके साथ साथ इसमें देखा जाता है कि सेक्स रेशियो क्या है, यानी लिंगानुपात कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो इसको भी इसमें संबंधित आपकी जो जनगणना उसमें इंफॉर्मेशन होती है। उसके साथ ही साथ लिटरेसी रेट के बारे में कि हमारे यहाँ साक्षरता कितनी है। तो ये डेटा सब किसमें आपको मिलेगा, सेंसस ऑफ इंडिया में। और भी अन्य जो भी जानकारी होती है वो इस संबंधित सेंसस में ली जाती है या उसमें जो कलेक्ट की जाती है और उसको फिर क्या कर दिया जाता है, पब्लिश्ड कर दिया जाता है। और कई लोग जो भी कई संस्थाएं जो भी अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं वो इस संबंधित जो भी आपका स्रोत है सेकेंडरी उससे जानकारी या डेटा इकट्ठा कलेक्ट करके अपने जो भी उनको ज़रूरी है डेटा उसको यूज वो करते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NSSO बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे वाज set up in 1950 on the recommendation of a national income committee chaired by late प्रोफेसर PC महालनोबिस। ये इसकी जो शुरुआत मतलब स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1950 में की गई थी। तो शुरुआत में ये NSSO के नाम से नहीं जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, NSS के नाम से, यानी इसका नाम क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे था। बाद में जो चेंज किया गया वो हम लोग देखते हैं कि कब चेंज किया गया। तो इसकी स्थापना की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी, नेशनल इनकम कमेटी के द्वारा, नेशनल जो राष्ट्रीय आय समिति है उसके द्वारा की गई थी। और जिसके चेयरमैन कौन थे, आपके प्रोफेसर PC महालनोबिस थे। तो उन्होंने या उस कमेटी ने संस्तुति की थी कि हमारे यहाँ डेटा कलेक्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो उसके माध्यम से हमारे देश की जो गवर्नमेंट थी उस समय की, उन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे को स्थापित किया था, सेटअप किया था इसका। It was recognized as National Sample Survey Organization NSSO in March 1970। यानी अब इसका नाम 1970 में क्या हो गया था, नेशनल सैंपल सर्वे से नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो गया था मार्च 1970 में। NSSO is an organization in the Ministry of Statistics and Program Implementation of the Government of India। ये एक सरकारी संस्था है और ये किसके अंडर में काम करती है, तो यहाँ ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स
एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में काम करती है। जो भी आपका ये मंत्रालय है उसके अंदर में ये काम करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन यानी यह जो संस्था है कंडक्ट रेगुलर सैंपल सर्वे टू, ये लगातार नियमित रूप से क्या करती रहती है, सैंपल सर्वे करती रहती है। और जो बात है हमारे यहाँ अभी हमारे जो हमने की सैंपल की, तो सैंपल जो टेक्निक है उसको हम लोग अगला जो लेक्चर होगा उसमें समझेंगे कि सेंसस और सैंपल जो टेक्निक होती हैं वो क्या होती हैं। तो ये नियमित रूप से रेगुलर रूप से यानी लगातार क्या करती रहती है, सैंपल सर्वे करती रहती है। किसके लिए, टू कलेक्ट बेसिक स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, जो सामान्य सांख्यिकीय जानकारी है उसके बारे में। और ये किससे रिलेटेड होती है ये जानकारी, बिल्कुल सही, रिलेटिंग टू ये वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एज वेल एज अर्बन पार्ट ऑफ द कंट्री। ये संबंधित होती है आर्थिक गतिविधियों से। वो कहाँ की, वो होती हैं गांव की, या साथ ही साथ जो शहर की जो विभिन्न देश के गांव हैं, शहर हैं, उनके हिस्सों की। तो इस तरह से ये इसका मुख्य काम क्या है कि ये सांख्यिकी जानकारी एकत्रित करती रहती है नियमित रूप से। और ये जानकारी संबंधित होती है किससे, बिल्कुल सही, सोशियो इकोनॉमिक जो भी इशू होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनसे ये संबंधित होती हैं। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं कि ये सोशियो इकोनॉमिक जो समस्याएं वो कौन कौन सी होती हैं, उनको समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, इसके बारे में भी ये सर्वे करती है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है और कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, और जो भी रोजगार मिला हुआ है वो किस सेक्टर में कितने व्यक्तियों को मिला है, यानी प्राइमरी सेक्टर में कितने को मिला है, सेकेंडरी में कितने को मिला है, टर्शरी में कितने को मिला है। और इन जो सेक्टर हैं आपके इकोनॉमी के, उनमें भी सब सेक्टर होते हैं, तो उन सेक्टरों में कितने को रोजगार मिला है, और किस सेक्टर में रोजगार की जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो ज़्यादा है या कम है। तो वो संबंधित चीज़ें इसमें वो आपका जो भी NSS हो वो बताता है। इसके साथ साथ ये लैंड्स एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग के बारे में भी बताता है, यानी जो हमारे यहाँ पशुधन है उसके बारे में हमें बताता है कि मतलब उससे संबंधित सर्वे करता है। इसके साथ साथ ये स्कूल में एनरोलमेंट रेट के बारे में, नामांकन के बारे में, लिटरेसी के बारे में, इसके साथ ही साथ ये आपका जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में भी ये सर्वे करता है। इसी के साथ ही ये जो भी रूरल है एरियाज है उसमें क्या रिटेल प्राइस है उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करता है। हमारे देश में जो मोर्टिलिटी रेट क्या है, यानी मातृ मृत्यु दर, और आपका जो शिशु मृत्यु दर क्या है, उसके बारे में भी ये डेटा एकत्रित करता है। इसके साथ ही साथ ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में भी सर्वे करता है। इसी के साथ ही साथ जो भी अन्य सोशियो इकोनॉमिक इशू होते हैं उससे संबंधित ये संबंधित संगठन संस्थान समय समय पर नियमित रूप से आंकड़े एकत्रित करता रहता है। ये आंकड़े अपना जो क्वार्टरली पत्रिका है सर्वेक्षण उसमें प्रकाशित करता है। धन्यवाद।